डियर स्टूडेंट, हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस का अध्ययन कर रहे हैं। गैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट का होता है, अर्थात गैमीट फॉर्मेशन। तो जो ह्यूमन में दो तरह के गैमीट होते हैं, एक मेल गैमीट जिसे हम शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं, और दूसरा फीमेल गैमीट जिसे आप ओवम या एग या अंडाणु कहते हैं। तो हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया जो कि टेस्टिस के अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है उसमें होती है, उसका अध्ययन कर चुके हैं। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो oogenesis, और इस oogenesis की प्रक्रिया के साथ हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी अध्ययन करेंगे। oogenesis तो जैसा हम लोग जानते हैं, फीमेल में एक जोड़ी ओवरी, एक जोड़ी अंडाशय जो होते हैं वो प्रमुख जनन अंग होते हैं, या मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह सकते हो, या मेन सेक्स ऑर्गन होते हैं। इसी ओवरी के अंदर जो स्ट्रोमा होता है, उस स्ट्रोमा में जो सबसे बाहर की तरफ का भाग जिसे आप कार्टिकल जोन कहते हैं या कार्टेक्स बोलते हैं, उसी कार्टेक्स में oogenesis की प्रक्रिया होती है, और इस oogenesis की प्रक्रिया के थ्रू फीमेल गैमीट अर्थात ओवम का निर्माण होता है। ये oogenesis की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है और स्पर्मेटोजेनेसिस से ये डिफर होती है। जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस आपको पढ़ाए थे तो उस समय हमने बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया ये प्यूबर्टी अर्थात किशोरावस्था जब प्रारंभ होती है उस समय स्टार्ट होती है, लेकिन oogenesis की क्रिया जो होती है ये फीटल लाइफ अर्थात जब कोई फीमेल चाइल्ड अपने माँ के उम्र में रहता है, अर्थात जब वो फीटस की अवस्था में रहता है, एम्ब्रियोनिक अवस्था में रहती है, उसी समय उसके ओवरी में oogenesis की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया हमने बताया कि प्यूबर्टी आने पर स्टार्ट होती है, वहीं पर oogenesis की क्रिया फीटल लाइफ में ही स्टार्ट हो जाती है। जो फीटल ओवरी होती है, उसी फीटल ओवरी के अंदर कुछ सेल्स होती हैं जो जर्मिनल सेल्स हैं। इन जर्मिनल सेल्स को हम लोग oogoनियम कहते हैं। तो जो पहली अवस्था होती है ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज में होता क्या है कि जो जर्मिनल सेल है, जो oogoनियम है, उस oogoनियम में माइटोसिस की क्रिया अर्थात समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, और उस समसूत्री कोशिका विभाजन के थ्रू बहुत सी न्यूमरस की संख्या में कह सकते हैं oogonia जैसी ही सेल्स बनती हैं, क्योंकि यहाँ पे विभाजन आप देखिए क्या है, समसूत्री है, माइटोसिस विभाजन है। अगर हम देखें तो ह्यूमन में जो प्रत्येक सेल होती है, उस प्रत्येक सेल में गुणसूत्रों का जो नंबर होता है डिप्लॉयड कंडीशन में 2n कंडीशन में वो 46 होता है। तो oogoनियम जब कॉन्टिन्यूअस माइटोसिस के थ्रू अपने नंबर को इंक्रीज करती है, तो उससे बनने वाली जितनी भी सेल्स होती हैं सब में गुणसूत्रों का नंबर वही सेम ही रहता है, 46 ही रहता है। जैसा जो इस समय तक हम लोगों को ज्ञात है कि फीटल लाइफ में प्रत्येक ओवरी में ऐसी लगभग 2 मिलियन oogonia बनती हैं, 2 मिलियन oogonia बनती हैं। लेकिन इसमें से बहुत कम, लगभग 7 से 8 लाख जो oogonia है वो डिफरेंशिएट होकर के
प्राइमरी oocyte बनाती है। 7 से 8 लाख जो उगोनिया है वही डिफरेंशिएट होकर के प्राइमरी oocyte बनाती हैं। शेष जो उगोनिया होती हैं वो इस प्रोसेस में डिजनरेट हो जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं। ये जो प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte फीटल लाइफ में ही, ध्यान रखना, फीटल लाइफ, अभी जन्म नहीं हुआ है, उससे पूर्व ही ये जो प्राइमरी oocyte है उस प्राइमरी oocyte में अर्धगुणसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो मियोसिस फर्स्ट जब शुरू होता है तो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था के डिप्लोटिन अवस्था में आकर के अरेस्ट हो जाता है और इसी अवस्था में ये प्राइमरी oocyte वैसे ही प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में आकर के अरेस्ट हो जाता है। इसके बाद उस बेबी का जन्म हो जाता है। जन्म से लेकर के और प्यूबर्टी तक, इस स्टेज में जन्म से लेकर प्यूबर्टी अर्थात किशोरावस्था आने तक इनमें से भी अधिकांश प्राइमरी oocyte नष्ट हो जाते हैं। जब प्यूबर्टी आती है, लड़कियों में किशोरावस्था प्रारंभ होती है, तो उस समय जो गर्ल है उनकी प्रत्येक ओवरी में 60,000 से लेकर 80,000 तक ही प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होते हैं। फिर से बात कर रहा हूं, जब जन्म होता है तो उस समय उनके प्रत्येक ओवरी में जो प्राइमरी oocyte हैं जो कि प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में अरेस्टेड हैं, वे उनका नंबर ज़्यादा होता है। लेकिन जब जन्म हो जाता है और उसके बाद जब उस लड़कियों में जब प्यूबर्टी आती है उसके बीच की जो अवस्था होती है उसमें से अनेक प्राइमरी oocyte नष्ट हो जाते हैं। केवल कितने? केवल 60 से 80,000 प्राइमरी oocyte ही उस फीमेल में प्रत्येक ओवरी में बचे रहते हैं जिन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाने का मौका मिलता है। अब ये जो मियोसिस फर्स्ट है, अब ध्यान दीजिएगा, जो गर्ल होती हैं उन गर्ल में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होगी तो लगभग 9 वर्ष से 13 वर्ष की अवस्था के बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। तो उस समय जो ये 60 से 80,000 प्राइमरी oocyte हैं उनमें से केवल एक ऐसा प्राइमरी oocyte होगा जिसमें ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा। मियोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट हो जाएगा, जब अर्धगुणसूत्री विभाजन कंप्लीट होगा किशोरावस्था में, तो उस समय ये प्राइमरी oocyte से जो सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक पोलर बॉडी बनती है। क्योंकि ये जो मियोसिस फर्स्ट है अनइक्वल डिवीजन है। अनइक्वल का मतलब है कि यहाँ पे विभाजन बराबर नहीं है, अनइक्वल किया गया है, जिसके कारण से एक सेल ऐसी बनेगी जिसके पास ज़्यादा साइटोप्लाज्म रहेगा और एक बहुत छोटी या टिनी सेल बनेगी जिसके पास साइटोप्लाज्म होता ही नहीं, यदि होता है तो बहुत लेस अमाउंट का होता है। तो इस कारण से, क्योंकि
यहाँ पे मियोसिस हुआ है, अर्धगुणसूत्री विभाजन हुआ है, तो प्राइमरी oocyte से जो सेकेंडरी oocyte बना, ये सेकेंडरी oocyte में गुणसूत्रों का नंबर हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है, अर्थात 23 हो जाता है। अब यही सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाता है। मियोसिस सेकेंड जब स्टार्ट होता है, अर्थात जो अर्धगुणसूत्री विभाजन द्वितीय फेज है वो स्टार्ट होता है। और आपको बताया गया है कि मियोसिस सेकेंड जो होता है एज लाइक माइटोसिस होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन की तरह होता है। तो यहाँ पर भी जब विभाजन किया जाता है तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये जो लाइन मैंने खींचा है रेड कलर से, ये वास्तव में यहाँ पर भी आकर के जो ये सेकेंडरी oocyte है वो विभाजन कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, बल्कि अरेस्ट हो जा रहा है। तो कौन सी अवस्था है? मेटाफेज सेकेंड। मेटाफेज सेकेंड, क्योंकि आपको कोशिका विभाजन में बताया गया है कि कोशिका विभाजन में 4 अवस्था होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो जहाँ पर पहला जो अरेस्ट था वो प्रोफेज फर्स्ट में था, लेकिन सेकंड वाला जो अरेस्ट होता है वो मेटाफेज सेकंड में हो जाता है। तो मेटाफेज सेकंड में ये सेकेंडरी oocyte अरेस्ट रहता है, ये विभाजन कंप्लीट नहीं कर पाता। अब कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये होगी कि इसी अवस्था में सेकेंडरी oocyte क्या होगा? ओवरी से बाहर आ जाएगा, जिसे आप अंडोत्सर्ग या क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। अब ये सेकेंडरी oocyte जो कि मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट है, अपना विभाजन तभी कंप्लीट कर पाएगा जब इसमें स्पर्म का सेंट्रियोल आएगा, अर्थात फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो फिर से ये मेटाफेज सेकेंड में जो अरेस्ट था खत्म हो जाएगा और कोशिका विभाजित होगी, अनइक्वली विभाजित होगी, जिससे एक बड़ी सेल बनेगी जिसे आप ओवम कहोगे, और एक छोटी सेल जिसमें कि साइटोप्लाज्म नहीं है उसे आप सेकेंड पोलर बॉडी कहोगे। सेकेंड पोलर बॉडी तभी बनती है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ओवम तभी बनता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इस तरीके से oogenesis की प्रक्रिया जो होती है वो इस ओवरी के अंदर चलती है। स्टार्ट ये फीटल लाइफ से होती है, एम्ब्रियोनिक अवस्था से होती है, और फिर प्यूबर्टी से लेकर के मेनोपॉज जब तक नहीं आ जाता तब तक ये oogenesis की प्रक्रिया चलती है। लेकिन जिस दिन किसी फीमेल में, किसी स्त्री में मेनोपॉज हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाती है, उस दिन उसमें oogenesis की प्रक्रिया बंद हो जाती है। अब ये जो oogenesis की प्रक्रिया है, ये जो आपको बताई गई, ये ओवरी के अंदर हो रही है। लेकिन oogenesis की प्रक्रिया तो में ओवम का निर्माण किया जाता है, लेकिन फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, जो रिप्रोडक्शन है, ये रिप्रोडक्शन जो फेज होता है फीमेल में, मीनार्की से लेकर के मेनोपॉज के बीच की जो अवस्था होती है, जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उसको हम मीनार्की बोलते हैं, और जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली स्टॉप होती है तो उस स्थिति को हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। और इसके बीच की जो अवस्था है उसको हम लोग फीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं। हर मंथ में ये साइकिल जो होती है एक निश्चित क्रम से होती है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये जो
नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें जिसे हम लोग 4 फेज में डिवाइड करके अध्ययन करते हैं। जो जैसा कि हम कह रहे हैं कि जब फीमेल रिप्रोडक्टिव स्टेज में होती है तो हर मंथ उसके शरीर में कुछ इस तरीके से रिप्रोडक्शन से संबंधित घटनाएं हैं जो कि साइक्लिक फॉर्म में होती हैं, जिसे हम रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं, या इसी को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये पहली चीज़ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल केवल और केवल प्राइमेट में चलती है। प्राइमेट ध्यान रखना है, और प्राइमेट 3 ही हैं। कौन कौन है? प्राइमेट में मैन आता है, मनुष्य, मंकी अर्थात बंदर, और साथ साथ एप या कपी आते हैं। इन्हीं 3 मैमल्स में, स्तनधारी में आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पाएंगे। शेष अन्य जितने भी हैं जैसे डॉग है, एलिफेंट है, काऊ है, इन सब में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। वहाँ पर उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम ईस्टर साइकिल कहते हैं, जिसमें एक निश्चित सीजन होता है जिसमें उनके शरीर का तापमान बढ़ता है, सेक्स के प्रति अट्रैक्शन आता है, या डिजायर उत्पन्न होती, इच्छा उत्पन्न होती है, उसको हम ईस्टर साइकिल कहते हैं। वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, ध्यान रखना। स्तनियों में केवल और केवल प्राइमेट में क्या होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। तो मनुष्य प्राइमेट है तो उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल का अध्ययन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग अध्ययन करने के लिए 4 फेज में डिवाइड करते हैं। पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें ब्लीडिंग होती है, वेजाइना के थ्रू कुछ अमाउंट में ब्लड जो होता है वो शरीर से बाहर होता है। यहीं से हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक नॉर्मल फीमेल में जो ल्यूनर मंथ होता है, उस ल्यूनर मंथ अर्थात 28 दिन का जो मंथ होता है, उतने की ही साइकिल नॉर्मली चलती है। और वैसे ये कोई निश्चित नहीं है कि 28, किसी में 30, किसी में 32 भी हो सकती है, किसी में 26 भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली जो ठीक है ये रिपोर्टेड है वो 28 दिन की ही साइकिल होती है। अब इस 28 दिन की जो साइकिल है इसको हम 4 फेज में बांट रहे हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल फेज। जिस दिन किसी रिप्रोडक्टिव फेज वाली स्त्री में पहले दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, उसी दिन से ये रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम काउंट करना प्रारंभ करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है, जिसमें कि कुछ अमाउंट में ब्लड, म्यूकस या अन्य कंटेंट जो होते हैं वो वेजाइना के थ्रू शरीर से बाहर जाते हैं, उस मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है वो 3 से 5 दिन का होता है। इस मेंस्ट्रुअल फेज में वास्तव में होता क्या है, तो अभी आपको ये क्लियर होगा कि जो ये यूट्रस है, यूट्रस की संरचना में आपको बताए थे कि इसमें 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर की तरफ पेरीमेट्रियम, बीच में मायोमेट्रियम और सबसे अंदर इंडोमेट्रियम होती है। जो इंडोमेट्रियम है, जैसे ही ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल घट जाता है, एकाएक गिर जाता है, वैसे ही क्या होता है, इंडोमेट्रियम विघटित हो जाती है, टूट जाती है, ब्लड वेसल्स फटती हैं, जिसके कारण से ब्लीडिंग होती है। तो जो ये क्या है, इंडोमेट्रियम है, यही इंडोमेट्रियम के विघटन के फलस्वरूप ही क्या जो मेंस्ट्रुअल फेज आता है या ब्लीडिंग होती है। ये 3 से 5 दिन का होता है। इसके बाद 6वें दिन से लेकर के और लगभग मिड डे ऑफ साइकिल तक, लगभग 13 से 14 दिन तक, 6वें दिन से प्रारंभ करना है और 13 से 14 दिन तक। यहाँ पर फोलिक्यूलर फेज होता है। इस अवस्था में क्या होता है, फोलिक्यूलर फेज, जिसे हम प्रोलिफरेट फेज भी कहते हैं,
इस फेज में होता क्या है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, FSH और LH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तथा इस फेज में दो हार्मोन याद रखना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH अर्थात ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रभाव से जो ओवरी है, इस ओवरी के कार्टिकल जोन में जो प्रीमार्डियल सेल थी, जो कि ये प्राइमरी oocyte है, और प्राइमरी oocyte के चारों तरफ कुछ सेल्स आकर के इसको प्रोटेक्शन देती हैं, उसकी रक्षा करते हैं, जिसे हम ग्रेन्युलोसा कहते हैं। और तब इसको हम लोग प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। ये प्राइमरी फॉलिकल, ये जो फॉलिक्यूलर फेज है, इसी फेज में क्या होगा, FSH हार्मोन के प्रभाव से ये प्राइमरी फॉलिकल जो होगी उसकी ग्रोथ होना शुरू होती है। अब प्राइमरी फॉलिकल FSH के प्रभाव से सेकेंडरी फॉलिकल में बदलती है, और सेकेंडरी फॉलिकल की संरचना में क्या होता है कि इसके चारों तरफ एक थीका की लेयर बनती है। ये थीका की लेयर बन जाती है और कुछ ग्रेन्युलोसा की सेल्स और डिवाइड हो जाती हैं। तब इसी प्राइमरी फॉलिकल को हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है, इसमें कुछ और परिवर्तन आता है, जिसमें क्या होगा कि जो प्राइमरी फॉलिकल में जो थीका लेयर थी, वो थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना में डिवाइड हो जाती है, मतलब और ज़्यादा डेवलप हो जाती है। साथ साथ जो एक कैविटी भी बनेगी, जिसे हम एंट्रम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एंट्रम। यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल तक कोई कैविटी नहीं है, लेकिन इसके बाद एक कैविटी बनती है, और ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, तरल से भरी हुई कैविटी होती है, जिसे हम लोग एंट्रम बोलते हैं। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे एक परिवर्तन और हुआ, जिसे बहुत ध्यान देना है। जब हम आपको oogenesis पढ़ाए, तो oogenesis में हमने बताया कि प्राइमरी oocyte जो है वो सेकेंडरी oocyte में बदलता है, अर्थात मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है। तो सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल बनने के दौरान ही ये विभाजन कंप्लीट होता है, जो कि ओव्यूलेशन अर्थात जिस समय अंडोत्सर्ग होता है, उससे लगभग 24 से 48 घंटे पूर्व ही ये विभाजन कंप्लीट होता है, ओव्यूलेशन से पहले। तो इस प्रकार से टर्शियरी फॉलिकल बन गई। अब ये टर्शियरी फॉलिकल में कुछ और मॉडिफिकेशन आता है, और ये एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। जो ग्राफियन फॉलिकल है, इसकी विशेषता क्या है? जो ये सेकेंडरी oocyte है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ये क्या है? सेकेंडरी oocyte। टर्शियरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte नहीं है, सेकेंडरी oocyte है, क्योंकि यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया। तो इस फॉलिक्यूलर फेज में ये ग्रोथ चल रही है। इसमें क्या होता है, जो ये सेकेंडरी फॉलिकल होता है, टर्शियरी सेकेंडरी oocyte होता है टर्शियरी फॉलिकल का, वो अपने चारों तरफ जो रेड कलर से हमने बनाया है, वो क्या है? एक प्रतिरोधक लेयर बनाती है, जिससे हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। जोना पेलुसिडा कहते हैं। इस लेयर का निर्माण हो जाता है, और इसी स्टेज को हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल एक मैच्योर फॉलिकल होता है, और लगभग ये 13वें दिन तक आते आते ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। अब इस तरीके से फॉलिक्यूलर फेज में क्या हुआ? ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण हो जाता है। अब यहीं पे एक हार्मोन्स का नाम और लेना है। उस हार्मोन को हम कहते हैं ईस्ट्रोजन। जो ये फॉलिकल की थीका लेयर है, इस थीका लेयर से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलते हैं।
खास करके यहाँ पर हम बात करेंगे एस्ट्रोजन। उस एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से जिस दौरान ये फॉलिकल की ग्रोथ हो रही थी, उसी दौरान यहाँ पर जो यूट्रस है, उस यूट्रस की एंडोमेट्रियम में ब्लड्स की सप्लाई बढ़ने लगती है और इसमें वो कंप्लीट इन्वायरमेंट तैयार किया जाने लगता है, जिससे कि अगर जो ओवम आए, वो ओवम अगर फर्टिलाइज हो जाए, एम्ब्रियो बन जाए, तो आसानी से आकर के यूट्रस से अटैच हो सके, जुड़ सके, इम्प्लांटेशन हो सके, एम्ब्रियो का विकास हो सके। तो इस प्रकार से फॉलिकुलर फेज के दौरान FSH हार्मोन आता है, LH आता है और एस्ट्रोजन हार्मोन का भी स्राव कुछ बढ़ा रहता है। अब क्या होता है कि जब फॉलिकुलर फेज ये कंप्लीट होता है किसी स्त्री में, ये लगभग जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ हुई थी उस दिन से लेकर के 14वें दिन तक आते आते फॉलिकुलर फेज बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल बन चुका होता है। अब लगभग ये देखा जाता है कि जो मिड डे ऑफ साइकिल है, 14वां दिन है, 28 दिन में 14वां दिन मिड डे होगा, तो उसी दिन LH, ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इसके सिक्रीशन अचानक से बढ़ जाता है और इसी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से 14वें दिन मिड डे ऑफ साइकिल में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, अर्थात जो ये ग्राफियन फॉलिकल है ये रप्चर हो जाता है, फट जाता है और फटने से जो सेकेंडरी oocyte है एलांग विथ जोना पेलुसिडा और कुछ जो ग्रेनुलोसा की लेयर होती है, जिन्हें अब हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं, के साथ इस ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आ जाता है, निकल करके बाहर आता है। इसी स्थिति को हम ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग कहते हैं। जब अंडोत्सर्ग होता है तो उस समय फीमेल के बॉडी का टेम्परेचर कुछ इंक्रीज करता है और साथ साथ उस समय इनके अंदर सेक्सुअल डिजायर भी आती है, सेक्स करने की इच्छा इनमें थोड़ा प्रबल हो जाती है, जो कि एक सिम्टम है कि ओव्यूलेशन हुआ है, अंडोत्सर्ग हुआ है। जब ओवरी से ओवम निकलता है तो ये अंडोत्सर्ग जब हुआ, ओवरी से ओवम निकला, तो वो फैलोपियन ट्यूब का जो फिमरी है उसकी सहायता से इसके इन्फंडिबुलम में आता है और फिर ये फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में जाकर के वहीं पर रुका रहता है और इंतजार करता है कि अगर स्पर्म आए तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया संभव हो जाए। तो इस प्रकार से ओव्यूलेशन LH हार्मोन के प्रभाव से होता है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का तीसरा फेज है और इस फेज में LH हार्मोन के प्रभाव से ओवम बाहर आता है ओवरी से। ये लगभग मिड डे ऑफ साइकिल में होता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो जो चौथा और लास्ट स्टेज है जिसे हम ल्यूटियल फेज कहते हैं, ये स्टार्ट होता है। अगर आप इस डायग्राम से देख रहे होंगे तो आपको अनुभव हो रहा होगा कि ल्यूटियल फेज सबसे बड़ा फेज है, लगभग मेंस्ट्रुअल साइकिल का आधा भाग ये स्वयं कंप्लीट करता है। अब इसको हम ल्यूटियल फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होकर के या रप्चर होता है और जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो इस ग्राफियन फॉलिकल का शेष भाग एक संरचना बनाता है जिसे हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये कार्पस ल्यूटियम एक प्रकार से एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह व्यवहार करता है और इसके द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता है। उस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से क्या होगा कि जो इंडोमेट्रियम, फिर से आप जाने कि प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, पूरी तरीके से यूट्रस को रेडी करता है कि यदि स्पर्म आ जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो एम्ब्रियो आसानी से आकर के यूट्रस से अटैच हो सके और बाकी आगे का डेवलपमेंट हो सके। तो जो कार्पस ल्यूटियम बना ग्राफियन फॉलिकल से, वो इस दौरान सक्रिय होकर के प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करता है और यूट्रस को या शरीर को पूरी तरीके से रेडी करता है ताकि यदि यहाँ पर स्पर्म आ सकता आ जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए तो आसानी से एम्ब्रियो का आगे का विकास हो सके। लेकिन
अब यहाँ पर जो ओवम यहाँ से निकला है, ये 24 से 48 घंटे ही इसमें फर्टिलाइज होने योग्य क्षमता रहती है। तो लगभग 15वां और 16वां दिन जो रहता है वो फर्टिलाइज होने के लिए, ठीक है, 14, 15, 16 इस दिन पर अगर, ठीक है, सेक्सुअल कांटेक्ट हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक। अगर इस दौरान फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये इसमें जो ओवम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो कार्पस ल्यूटियम बना, ये कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डीजनरेट हो जाता है और डीजनरेट होते होते एक ऐसी स्थिति आती है कि ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन एकाएक गिर जाता है। और जैसे ही ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन रुकता है, वैसे ही नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज पुनः आ जाता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम विघटित हो जाती है और फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ तक हम लोगों ने पूरा अध्ययन किया oogenesis और मेंस्ट्रुअल साइकिल का। कुछ प्रश्न जरूर हैं जो कि बताने चाहिए, और लेकिन हम लोग एक अलग से इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर प्रश्नावली या प्रश्न बनाएंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षा हो या आपके कोई अन्य एग्ज़ाम हो उसमें आते हों। तो आप लोग इसको देखें, पढ़ें, समझें। धन्यवाद।